देश की राजधानी दिल्ली को आज मिल सकता है नया मुख्य सचिव। वजह यह है कि मौजूदा जो मुख्य सचिव हैं विजय देव, उनका कल अंतिम कार्य दिवस है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, गृह मंत्रालय आज कर सकता है नए सीएस के नाम का ऐलान। मुख्य सचिव पद के लिए जो नाम इस वक्त चर्चाओं में है वो नाम है नरेश कुमार का। नाम है चेतन बी सांघी, सत्य गोपाल और रेणु शर्मा। इनके नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन किस पर मोहर लगेगी पता पाना मुश्किल। यह सच है कि आज नाम की घोषणा हो सकती है। कोरोना की वजह से दिल्ली पंजाब मैच पुणे से मुंबई शिफ्ट किए गए हैं। दरअसल मिचेल मार्श समेत 5 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। एक बार फिर से आईपीएल पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। सोमवार को पॉजिटिव पाए गए थे दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी मिचेल मार्श। इसके अलावा टीम की फिजियो पैट्रिक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं टीम के डॉक्टर साल्वी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के अंदर यह मैच होना था, लेकिन अब यह मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने खुद प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है। कल मैच से पहले एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों और स्टाफ की जांच होगी और मानकर चलिए अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो मैच से बाहर होगा। लेकिन जिस तरीके से बीते साल हुआ था कि आईपीएल को बीच में रोक दिया गया था कोरोना की वजह से, क्या कोरोना के केसेस बढ़ने के साथ आईपीएल को बीच में रोका जाएगा या कोरोना के साथ साथ मैच भी चलते रहेंगे? पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। शरीफ की सरकार है। शहबाज शरीफ की नई सेना का ऐलान हो चुका है। इन्ना समेत 37 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो शरीफ के साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते थे, हर फ्रेम में नजर आते थे, बात हम करें बिलावल भुट्टो की, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 13 मंत्रालय मिले हैं, जबकि 9 मंत्रालय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जमीयत उलेमा इस्लाम फसल की तो 4 मंत्रालय उन्हें भी दे दिए गए। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी को 2 मंत्रालय मिले हैं। बलूचिस्तान आवामी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे और जमहूरी को वतन पार्टी समेत अन्य सहयोगियों को भी 1-1 मंत्रालय मिला है। वहीं पीएमएलएन से 2 राज्य मंत्री और पीपीपी से 1 राज्य मंत्री की नियुक्ति हुई। पीपीपी के 1 सदस्य और पीएमएलएन के 2 सदस्य प्रधानमंत्री शरीफ के सलाहकार बनाए गए। 600 करोड़ में बनास डेयरी प्लांट से बहेगी दूध की नदियां। बनासकांठा के दियोदार में बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने कहा कि सिद्ध किया है किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने यह रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, दही, छाछ, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनाया जाएगा। बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बढ़ा दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा बढ़ता हुआ कदम है। 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जामनगर में शिलान्यास किया। WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया। कल गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में शरीक होंगे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यानी कि अब गुजरात के चुनाव पर बीजेपी का फोकस है। वहीं अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की संजीदगी की। सियासी तौर पर वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन संजीदा भी उतने ही ज्यादा है। राजनीतिक तौर पर विरोधियों पर आक्रामक रहते हैं मोदी, लेकिन उससे भी खूबसूरती से निभाते हैं शिष्टाचार। राजनीति से परे होकर विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आत्मीयता का भाव वो हमेशा दर्शाते हैं। हर हफ्ते वरिष्ठ नेताओं का स्वास्थ्य अपडेट मोदी के सामने रखा जाता है। इस लिस्ट में है पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, AK एंटनी, प्रकाश सिंह बादल सरीखे दिग्गज नेता। इनमें से किसी को भी होती है कोई स्वास्थ्य समस्या तो खुद फोन कर नेताओं या उनके परिजनों से प्रधानमंत्री मोदी हाल जानते हैं।
केरल में पैठ जमाने की जुगत में बीजेपी इसके लिए मुद्दों को उठा रही, ठोक बजाकर प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रही बीजेपी। एलडीएफ सरकार पूरा करना चाहती सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। कासरगोड से त्रिवेंद्रम तक 700 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन स्थानीय नागरिक और पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। रेल मंत्रालय भी आपत्ति जता चुका है। अब केरल बीजेपी कार्यकर्ता आम लोगों के बीच बारीकी से तथ्य को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी सरकार लोगों की मांग पर फैसला लेती है। ऐसे में केरल सरकार के लाभ चाहने से आगे नहीं बढ़ पाएगा ये प्रोजेक्ट। सवाल यह है कि क्या वाकई में विपक्ष एकजुट है? जवाब है नहीं। तो फिर एक और सवाल, अब नहीं तो कब होगा विपक्ष एकजुट? देश में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर दूरी नजर आई। हालांकि नफरती भाषणों के खिलाफ 13 पार्टियां एक साथ आई। देश में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष की कई पार्टियां एक साथ नजर नहीं आ रही। फिर चाहे संसद का बजट सत्र हो या फिर महंगाई जैसे मुद्दे हो, कोई एकजुट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष की तरफ से ऐसे जटिल मुद्दों पर साझा विरोध की रणनीति किसके कंधों पर होगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। यानी विपक्ष का नेता कौन होगा? टीडीपी है, आम आदमी पार्टी है, जेडीएस आदि विपक्षी पार्टियों को साथ लाने का भी प्रयास होना चाहिए। और दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चुनाव हमेशा लड़ा जाता है, एक महंगाई बेरोजगारी और दूसरा सांप्रदायिक। माहौल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस वक्त देश में दोनों चीजें चल रही हैं। सांप्रदायिक तनाव भी चल रहा है और महंगाई की मार भी है, लेकिन विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा और इसलिए महंगाई के मुद्दे पर आम आदमी को राहत नहीं मिल रही। यह भी एक बड़ा कारण है। दिल्ली मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ जनहित याचिकाएं। एक याचिका में दंगों की जांच सुप्रीम कोर्ट जज से करवाने की मांग की गई। दूसरी याचिका में दिल्ली पुलिस और एनआईए से जांच करवाने की मांग की गई। तीसरी जनहित याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की। इसमें मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर तोड़ने का विरोध किया गया। रामनवमी पर हिंसा के बाद तोड़े गए थे कई लोगों के घर, और याचिका में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी की गई। भारत दौरे पर आएंगी यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेन। 24 और 25 अप्रैल को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद से वो मुलाकात करेंगी। रायसीना डायलॉग के इस साल के संस्करण में वो मुख्य अतिथि होंगे। 25 अप्रैल को उद्घाटन सत्र को भी वो संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश की नैतिकता की। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश बोले, नैतिक शिक्षा पढ़ाने से बढ़ेगी छात्रों की नैतिकता। टीपू सुल्तान से संबंधित आधारहीन बातें, जानकारियों को हटाया जा रहा। करीब 30 से 35% सिलेबस को पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा। अप्रमाणिक तथ्यों के आधार पर शामिल हिस्सों को सिलेबस से दूर कर दिया जाएगा। इन्हें शामिल करने संबंधित निर्णय विशेषज्ञों की समिति करेगी। विशेषज्ञों की सिफारिश हुई तो इस साल से नहीं बल्कि अगले साल से इसे जरूर पेश किया जाएगा। हालांकि नैतिक शिक्षा को लेकर सरकार को लेना है अंतिम फैसला, लेकिन क्या बच्चों का सिलेबस एक बार फिर से नैतिक शिक्षा के आधार पर नैतिकता के पैमाने से आगे बढ़ते हुए सियासी तौर पर किया जाएगा? ये सवाल। उत्तर प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करने का अद्भुत प्रयास किया गया है। सहारनपुर पुलिस लाइन में बेलआउट कैफे का शुभारंभ किया गया है। पुरुष और महिला पुलिसकर्मी इस कैफे का संचालन कर रहे हैं। इस शानदार बेलआउट कैफे में कोई भी कर सकता है चाय नाश्ता। बेलआउट कैफे में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। इस कैफे में सेवा भाव से काम करते हैं पुलिसकर्मी। पुलिस की छवि बदलने में सहायक हो सकता है बेलआउट कैफे। जहांगीरपुरी हिंसा की एक पक्षीय जांच क्यों कर रही है पुलिस, ये सवाल खड़ा किया गया। और सवाल किस तरीके से खड़ा हुआ ये हम आपको बताएं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को वृंदा करात का पत्र है। इसमें लिखा है कि क्या शनिवार को हनुमान शोभा यात्रा की अनुमति दी गई थी।
हथियार और तलवार लेकर रैली निकालने की अनुमति किसने दी? मस्जिद के सामने जुलूस रोककर दंगा भड़काने की अनुमति किसने दी? दंगों में सिर्फ समुदाय विशेष के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? वृंदा करात ने विभिन्न चैनल्स पर चल रही वीडियो की तरफ ध्यान दिलाया। जुलूस में हथियार लेकर चलने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य है वृंदा करात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे को लेकर पीके के समक्ष चुनौतियां हैं। राहुल प्रियंका चाहते प्रशांत किशोर का संभाले चुनावी मैनेजमेंट। गांधी परिवार सहित शीर्ष कांग्रेसी नेताओं के समक्ष पेश कर चुके हैं रोड मैप। हालांकि पीके की एंट्री से कांग्रेसी नेताओं के एक बड़े वर्ग में मतभेद उभरा है। बतौर रणनीतिकार पीके की बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल सेवाएं ले चुके हैं। अब महत्वपूर्ण है कि पीके के प्रवेश को लेकर पार्टी कैडर की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीके के सिर पर होगा बड़ा टास्क, क्योंकि पीके के 5 क्लाइंट ऐसे जिन्हें कांग्रेस के साथ लाना टेढ़ी की है। ये 5 कौन कौन है जरा समझिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को हराया वो अपने आप में एक अलग दिशा बीजेपी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब का परिणाम आया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तेजी से उत्तर पट्टी में उभर रहे हैं, जबकि पश्चिम में ममता बनर्जी। चंद्रशेखर राव, नीतीश और जगन मोहन को एक साथ लाना भी बड़ी चुनौती। इनमें से एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण और इन सबको सेंटर केंद्र में लाना, कांग्रेस के साथ लाना, यह चुनौती है प्रशांत किशोर की इस गठजोड़ को बनाना। 2024 का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा यकीनन अगर ये सारे चेहरे एक साथ नजर आएंगे। मसलन कांग्रेस की तरफ से राहुल प्रियंका, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, इसके अलावा नीतीश और चंद्रशेखर राव। अगर ये एक साथ आते हैं तो फिर बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में 2024 में दिखाई दे सकती है। संगीतकार इलैयाराजा की किताब विवादों में। इलैयाराजा के खिताब अंबेडकर एंड मोदी पर बवाल मचा हुआ है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक है। पुस्तक में इलैयाराजा ने पीएम मोदी और अंबेडकर की तुलना की। डीएमके और कांग्रेस ने इस पर विरोध जताया। नड्डा बचाव में उतर आए। नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग अपमानित कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक को अपमानित किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि उनके विचार एक राजनीतिक दल के लिए सही नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा, क्या यही लोकतंत्र है? हर किसी के अपने विचार हो सकते हैं और इस पर उनका अपमान क्यों करना? क्या वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी पर अब सियासी बंदिशें हर वो पार्टी लगाना चाहती है जो किसी राज्य के अंदर सत्ता में है? और क्या वो चाहती है कि चाहे वो संगीतकार हो, पत्रकार हो या फिर समाज सेवी हो, क्या वो सरकार के तरीके से सरकार को खुश करने के लिए बयान दे? ऐसी सियासत यहां भी हो रही है। WHO के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की महत्वता को समझाया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग प्रचलित हो रहा है। कोरोना के बाद तो मानकर चले कि दुनिया में हर कोई योग की महत्ता को समझ रहा है। दुनिया भर में लोगों का मानसिक तनाव कम करने में योग मदद कर रहा है। मन, शरीर, चेतना में संतुलन कायम करने में भी योग मदद कर रहा है। योग का विस्तार करने में यह नया संस्थान महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाए। निरोगी रहना जीवन के सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, इसका अनुभव हमने कोविड महामारी के दौरान महसूस किया। मैं WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम का विशेष आभारी हूं। उन्होंने भारत की प्रशंसा में जो शब्द बोले हैं, मैं हर भारतीय की तरफ से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
जनजातीय साहित्य महोत्सव में झूमकर नाचे सीएम भूपेश बघेल। जनजातीय धुनों पर खुद को नृत्य करने से नहीं रोक पाए भूपेश बघेल। मुंडा बाजा लेकर उतरे मुख्यमंत्री, बच्चे को गोद में लेकर जमकर झूमे। मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी झूमे। प्रख्यात बस्तर बैंड की आदिम धुनों के दौरान ये माहौल बनता हुआ नजर आया और ये माहौल ये भी बताता है कि कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना चला जाए, वो सामाजिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, जनता के साथ जुड़ा होना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।